नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जीएस की सीरीज़ में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, हमारे टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक, और इतिहास में ये 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको हम एक भारतीय होने के नाते ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति नहीं, ये महान क्रांति है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और इससे देखते हैं क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं। और मेरा दावा है कि जो मैं यहाँ पे बताऊंगा इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आएगा। तो इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, तो आप लोग धैर्य बना के देखते रहिएगा। आइए देखते हैं। पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका रूपरेखा तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, रूपरेखा तैयार करने के लिए हमको इसको कैसे पढ़ना है, देखिए इसको हम लोग कई पार्टों में बांटेंगे। पहला पार्ट देखेंगे इसका स्वरूप क्या था। ठीक, स्वरूप मीन्स ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था कि सैनिक विद्रोह था कि क्या था, ये स्वरूप में इसके हम देखेंगे। दूसरा पार्ट इसका देखेंगे हम लोग विस्तार। विस्तार कहाँ कहाँ हुआ भारत में, ये कहाँ कहाँ फैला। विस्तार से पहले एक चीज और हम लोग देख लेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, प्रमुख कारण, कई कारण थे और एक तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक कारण को बाद में देखेंगे। प्रमुख कारण में 3 कारण हम लोग देख लेंगे। 3 कारण में देखिए 3 कारण में क्या क्या आता है। 3 कारण में सबसे पहले आता है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, ठीक, इसमें तमाम राजनैतिक कारण हम लोग देखेंगे। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या? सामाजिक और धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति फैलने में ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे थे। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण आता है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की जो नीति थी, आर्थिक नीति बहुत ही खराब थी। बाद में कुछ हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग आए, जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त आए, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया, तो उससे पता चला कि अंग्रेज हमारा कितना आर्थिक शोषण करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के कारण होते हैं। और इसमें एक और कारण हम लोग देख लेंगे, तत्कालीन कारण। ठीक, तत्कालीन कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ बहुत दिन से जब सुलग रही हो तो उसमें जो ट्रिगर होता है, उसको जैसे गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाना पड़ता है ना, तो वही होता है तत्कालिक कारण। वो विद्रोह को भड़काने के लिए काफ़ी था। इसको भी हम लोग देखेंगे। स्वरूप हो गया, प्रमुख कारण हो गया, विस्तार हो गया। इसके बाद देखेंगे इसका परिणाम क्या क्या हुआ। ठीक है, क्या परिणाम हुआ। ठीक, परिणाम में देख लेंगे 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा और तमाम आमालचूल परिवर्तन हुए। ठीक है, इसको देखेंगे। तो इसके सबसे पहले हम लोग इसके स्वरूप में देखते हैं। ठीक, स्वरूप में क्या था देख लेते हैं। देखिए, स्वरूप में 2 चीज है। स्वरूप में 2 चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्वरूप में 2 चीज देखेंगे। कुछ लोग इसको जो है सैनिक विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह। ठीक, सैनिक विद्रोह इसको कहा जाता है। ठीक है, और कुछ लोग इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब ये 2 चीजें हैं, इसका स्वरूप 2, एक सैनिक विद्रोह, एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है और सैनिक विद्रोह किसने कहा है, हम लोग तो कहेंगे नहीं। तो देखिए, सैनिक विद्रोह जो था, सैनिक विद्रोह में जितने ब्रिटिश इतिहासकार हुए, जितने ब्रिटिश इतिहासकार, कौन? ब्रिटिश इतिहासकार, उन्होंने इसको मात्र एक सैनिक विद्रोह कहा है। लेकिन इसी के उलट जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की सत्संज्ञा जिन्होंने दी है, जितने भारतीय इतिहासकार हैं, कौन? भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। हम भारतीय हैं तो हम तो कहेंगे ही कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, और ब्रिटिश क्या कहेंगे कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था, ये कहीं से भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमको क्या याद रखना है? अपवाद को याद रखना है। अपवाद हर जगह होते हैं। ठीक है, अपवाद में हमको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है अपवाद में, जैसे सैनिक विद्रोह कौन कहेंगे? ब्रिटिश इतिहासकार कहेंगे। लेकिन 2 ऐसे भारतीय भी थे जिन्होंने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा है, तो उनको हम लोगों को याद रखना है। तो वो अपवाद स्वरूप कौन हो जाएंगे?
दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति का नाम जानते रहिए। हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो अपवाद होते हैं प्रश्न वहीं से बनते हैं, बाकी सारी चीजें तो सब लोग जानते हैं, अपवाद को ही प्रश्न बनाया जाता है और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपवाद में क्या होंगे, एक थे दुर्गादास बंदोपाध्याय, नाम याद रखिएगा, दुर्गादास बंदोपाध्याय, ठीक, ये बंगाल से थे। इन्होंने कहा है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये 1857 की जो क्रांति थी ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये तो हो गए पहले, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो गए आप सब लोग जानते हैं, वो थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, अहमद खां। अब भाई अंग्रेजों के जो अंग्रेज कह रहे हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार कह रहे हैं कि यह सैनिक विद्रोह था, तो उसके सुर में सुर मिलाने का कुछ कारण तो रहा होगा। जहां एक तरफ भारतीय इतिहास कह रहे हैं कि नहीं ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें ये उससे इतर जाके अंग्रेजों के सुर में सुर मिला रहे हैं, जरूर कोई कारण था। तो सर सैयद अहमद खां जो थे ये ऐसे व्यक्ति थे कि जो अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी जाहिर करना चाहते थे ताकि अंग्रेज मुस्लिम बिरादरी को नुकसान न पहुंचा पाए, ये इनकी थ्योरी थी। और एक और कारण था, ये अंग्रेजों की नौकरी करते थे। ये बिजनौर के, कहाँ के, बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बिजनौर के सदर अमीन के पद पे थे, सदर अमीन। अमीन का पद आज भी होता है उत्तर प्रदेश में, जिसको संग्रह अमीन कहा जाता है। उस समय ये सदर अमीन के मतलब पूरे जिले के अमीन थे ये। तो भाई उनकी नौकरी कर रहे हैं तो उनके पक्ष में जरूर कुछ बोलेंगे, ठीक। ये तो हो गया। ये भाई साहब जो भारतीय होते हुए भी इसको सैनिक विद्रोह कहें, मैंने क्या बताया कि जो भारतीय इतिहासकार थे इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश इतिहासकार होते हैं इसको मात्र एक सैनिक विद्रोह कहते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप दो लोगों को याद रखिएगा, दो भारतीय हैं जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह कहा है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब अपवाद तो मान लीजिए भारत में भी हो गए, तो एक अपवाद अंग्रेजों की तरफ से भी आएगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार जो है, ब्रिटिश एक व्यक्ति थे जिनका नाम याद रखे रहिएगा, उनका नाम था बेंजामिन डिजराइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन डिजराइल, डिजराइल, ठीक है। ये बेंजामिन डिजराइल, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। ये जो थे रूढ़िवादी दल के नेता थे। वहाँ दो प्रकार से दल चलता है, तो ये रूढ़िवादी दल के नेता थे, ठीक। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स, चीजों को समझते चलिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना वक्तव्य दिया था 1857 में कि सारे लोग कह रहे हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। ये सैनिक विद्रोह कहीं से भी नहीं था। यह क्या था, यह एक स्वतंत्रता संग्राम था जो भारतीयों द्वारा चलाया गया था, जो ब्रिटिश शोषण से उत्पीड़ित हो गए थे, उसके विरोध में ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा इन्होंने। और ये बेंजामिन डिजराइल आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने हैं ये। तो दो व्यक्तियों को आप लोग याद रखिएगा, एक बेंजामिन डिजराइल को, क्योंकि अपवाद से ही प्रश्न पूछेगा, बेंजामिन डिजराइल, और दूसरे क्या हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खां, और उनके साथ जो थे दुर्गादास बंदोपाध्याय। तो ये हो गया स्वरूप। स्वरूप में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सैनिक विद्रोह था या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो हम तो भारतीय होने के नाते इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही कहेंगे, लेकिन हम ही नहीं कहेंगे, उस समय के तत्कालीन सामाजिक चिंतक जो बहुत बड़े चिंतक थे, जिनका नाम था बता पाएंगे, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। नाम आप लोग सुने होंगे, कार्ल मार्क्स, बहुत बड़े सामाजिक चिंतक थे। इन्होंने, ये भी यूरोप के थे, इन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को कहा था नहीं, ये सैनिक विद्रोह नहीं था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। तो जब इतने बड़े चिंतक कह दिए कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो वाकई में यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कार्ल मार्क्स से बड़ा चिंतक, सामाजिक चिंतक आज तक नहीं हुआ है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं अगले, ये स्वरूप हम लोगों ने देख लिया। स्वरूप इसका क्या था, सैनिक विद्रोह था या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ, सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग भी कुछ लोगों ने कुछ बढ़ चढ़ के कहा है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तीन व्यक्ति थे, एक व्यक्ति तो इतने महान थे कि क्या क्या कहा गया। देखिए, एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा
कि यह धर्मांधों का स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये भाई साहब एक कदम और आगे बढ़ गए, विरुद्ध युद्ध था। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट बाय द वे पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट दिए थे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था E.R. रिज। अब देखिए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। हम भारतीयों को धर्मांध कह रहे हैं, जिन्होंने विश्व की सबसे प्राचीनतम धर्म यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े, पूरे विश्व में प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे तमाम तरह का धर्म हो, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, उसको ये कह रहे हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। गजब गजब का स्टेटमेंट ये लोग देते थे। एक व्यक्ति तो और हैं, वो एक और स्टेटमेंट दे दिए, वो कहे कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। ये देखिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये व्यक्ति थे T.R. होम्स। देखिए गजब गजब स्टेटमेंट ये लोग दे रहा है। T.R. होम्स का ये कहना था कि यह बर्बरता और सभ्यता, बर्बरता मतलब हम इंडियंस, हम भारतीय, हम बर्बर हैं, जिन्होंने विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता यहाँ पे पली बढ़ी, जहाँ सब लोग जंगल में घूमते थे उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ शहरी सभ्यता विकसित हो गई। इसको हम लोग, ये अंग्रेज कह रहे हैं कि हम लोग बर्बर हैं, और अपने आप को सभ्य कह रहे हैं, जो महीनों से कई दिन तक नहाते नहीं है। ठीक, तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? T.R. होम्स ने। ये याद रखिएगा, ये सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह से अलग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं कि ये अलग स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट आया है, ये कहा गया, ये भाई साहब कहे, हालांकि ये अंग्रेज ही थे, अंग्रेज ही ऐसी बातें कहेंगे, ये कहे कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और एक व्यक्ति और थे, इनके सुर में सुर मिलाने वाले, टेलर। दो व्यक्ति जो है, जेम्स आउट्रम, देखिए राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट्स इससे बनाते चलिएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक, जेम्स आउट्रम और टेलर महोदय का कहना यह था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो तीन स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हट के थे, तो इन तीनों को याद रख लीजिएगा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहे थे E.R. रिज में। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था, इसको T.R. होम्स कहे थे। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये जेम्स आउट्रम और टेलर का कहना था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, बताइए अब क्या कहा जाए, इन लोगों को क्या क्या स्टेटमेंट दिया। खैर हम लोग आते हैं अगले इसके स्लाइड पे। ये स्वरूप इसका हो गया, स्वरूप हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं आगे इसका। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख तथ्य भी यहाँ से हम लोग को जानना है। सन 1857 की क्रांति के समय, प्रश्न ये बनता है यहाँ से, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्स्टन थे। एक और प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ये तो हो गया 1857 का। अब 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा गया। ये दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। 1857 में कौन हो जाएंगे? पॉम्स्टन हो जाएंगे, और 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय एटली हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं अगले स्टेटमेंट पे। उस समय 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यही लॉर्ड कैनिंग है, देखिए इनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। ये लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। प्रश्न ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हो जाएंगे। अब इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय भी यही हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए? अब प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बता लेंगे, ये लॉर्ड कैनिंग, ये प्रथम वायसराय। ठीक, अंतिम गवर्नर जनरल,
अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि 1858 का एक्ट आ गया था, उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन में चला गया। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट, मुगल बादशाह। 1857 के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहादुर शाह द्वितीय हो गए, तो बहादुर शाह प्रथम भी तो कभी आया होगा। बहादुर शाह प्रथम आए बिना बहादुर शाह द्वितीय कैसे आ जाएंगे? ठीक, तो बहादुर शाह द्वितीय भी आए होंगे। तो बहादुर शाह द्वितीय कब आए थे? कुछ ध्यान आ रहा है? हम लोग मुगल वंश की बात कर रहे हैं, मुगल वंश की। देखिए, बहादुर शाह प्रथम जो आया था, आप लोगों को याद होगा मैंने पढ़ाया था जब उत्तर मुगल काल पढ़ा रहा था, जब राजगद्दी का संघर्ष चल रहा था औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के 3 बेटे जिंदा बचे थे। पहला कौन था? मुअज्जम। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। मुअज्जम पहला बेटा ये जिंदा था। दूसरा था आजम, ठीक। तीसरा था कामबख्श। मुगल वंश का हम वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को याद आ जाएगा। तो मुअज्जम, आजम, कामबख्श ये किसके बेटे थे? ये थे औरंगजेब के। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, ठीक है, औरंगजेब के बेटे थे। इसमें से जो मुअज्जम था उत्तराधिकार का युद्ध ये जीतता है, और जब गद्दी पर बैठता है तो ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह, तो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, तो इसी को कहा जाता है प्रथम। और ये बहादुर शाह जब आए तो इनको कहा जाता है द्वितीय। और ये जफर इनका उपनाम था। जफर को ऐसे समझ लीजिए, बहादुर शाह जफर यही है। इनको शेरो शायरी का बहुत शौक था, ठीक है, शेरो शायरी कहा करते थे। जैसे हिंदी कवि है ना सूर्यकांत त्रिपाठी, उनके आगे उपनाम लगा हुआ है निराला। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, उनके आगे उपनाम लगा हुआ है दिनकर। वैसे ही इनका नाम था बहादुर शाह, और अपने उपनाम जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे, शेरो शायरी लिखा करते थे। बहुत अच्छे अच्छे शेर लिखे हैं इन्होंने, ठीक। तो जफर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मुगल भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। इनके बाद इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और मुगल वंश वहीं से समाप्त हो गया था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? यह कहा जाता है यह विद्रोह सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला था, और इसकी सूचनाएं प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हर गांव में, हर शहर में फैलाई जाती थी। रोटी और कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। रोटी और कमल में देखिए, रोटी और कमल को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है रोटी जो है ये किसानों के लिए था, मतलब किसान भाइयों को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाता था। और कमल जो था वो सैनिकों के लिए था। तो किसान और सैनिक दोनों वर्गों को इसमें शामिल करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह चुना गया, और उनको इस संकेत के माध्यम से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछता है कि 1857 का विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप क्या बताएंगे? रोटी और कमल। देखिए यहाँ पे कमल का फूल भी है और उसके नीचे रोटी भी रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया प्रमुख बिंदु। आते हैं अब अगले पॉइंट पे, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कारण मैंने बताया था ना 3 कारण थे, एक सैनिक कारण, एक सामाजिक और धार्मिक कारण, और एक आर्थिक कारण। तो हम लोग देख लेते हैं पहले सैनिक कारण को हम लोग देख लेते हैं। कारण में देखिए, भारतीय सैनिक और जो यूरोपीय या ब्रिटिश सैनिक थे उनके सैनिकों का अनुपात 5.1 का हुआ करता था। मतलब 5 भारतीय सैनिक हुआ करते थे, उन पर 1 यूरोपीय सैनिक हुआ करता था, और उनमें वेतन का बहुत जबरदस्त भेदभाव था। भारतीय सैनिकों को मात्र 7 रुपये मिलता था प्रति महीना, ठीक है। अब आज की डेट से कंपैरिजन कर लीजिए, 7 रुपये प्रति महीना उनको वेतन मिलता था। कितने कम वेतन पे वो काम करते थे। 7 रुपये में आजकल तो फुल्की भी ना मिले, कोई फुल्की वाला आपको फुल्की भी ना खिलाया। तो देखिए 7 रुपये में वो पूरा महीना काटते थे, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती थी? प्रमोशन में भेदभाव होता था। उन जो भारतीय सैनिक थे उनका प्रमोशन नहीं होता था, और जो यूरोपीय सैनिक थे उनका प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको ऊपर बढ़ा दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ भारतीयों को ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। वो निचले तबके में ही उनको नौकरी देते थे, चाहे वो क्लर्क की हो चाहे सैनिक की हो। अब देखते हैं, देखिए सैनिकों में आक्रोश बहुत दिन से बढ़ रहा था। एक तो 1854 में एक एक्ट आ गया
जिस पर सैनिकों को मुफ्त एक डाक अधिनियम के माध्यम से सैनिकों का जो मुफ्त पत्राचार था, जो अपने घर पे वो चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे फ्री में, उसको बंद कर दिया गया कि अब जो चिट्ठियां जाएंगी वो मुफ्त में नहीं जाएंगी, उसके लिए आपको पैसा लगेगा। तो एक असंतोष का कारण ये भी था। ठीक, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है कि 1856 में अवध का विलय कुशासन लगाकर कर दिया गया। तो अवध से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? अवध का सैनिकों से क्या मतलब है? सैनिक तो अंग्रेज की नौकरी करते थे, लेकिन मतलब है अवध का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार से जो सटा हुआ क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था। और जितने भी सैनिक थे, ज़्यादातर सैनिक इन्हीं अवध के क्षेत्रों के थे और अवध के नवाब को अपना राजा मानते थे। तो जब अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो सैनिकों में एक दिमाग में ये हुआ कि ये तो बहुत अत्याचार हुआ है अवध के नवाब के प्रति। तो एक कारण ये भी उनके दिमाग में चल रहा था। अनुपात मैंने बता ही दिया। देखिए थोड़ा सा सैनिकों के धर्म पे भी अंग्रेजों ने कुठाराघात किया था। जैसे जो सैनिक थे उसमें जो है ज़्यादातर ब्राह्मण सैनिक थे और ब्राह्मण और राजपूत सैनिक थे, जो अपने धर्म के प्रति अपनी जान देने के लिए भी निछावर रहते थे। तो ये ऐसा नहीं कि 1857 में ही सैनिकों ने विद्रोह किया था, उसके पहले भी सैनिकों ने विद्रोह किया था। आप देखेंगे तो वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ था, वेल्लोर का विद्रोह। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि जो सैनिक, जो भारतीय सैनिक होते हैं, पगड़ी बांधते थे। तो ये मना कर दिया गया कि अब जो सैनिक रहेंगे वो पगड़ी नहीं बांधेंगे, उनको हैट पहनना पड़ता था। उस हैट के ऊपर एक मोरपंखी लगी होती थी और उस मोरपंखी जिसमें लगी रहती थी वो जानवर के चमड़े की बनी हुई थी। तो ये जो ब्राह्मण और राजपूत लोग थे, इन्होंने इसको मना कर, इस हैट को पहनने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और जिससे वहाँ पे विद्रोह हो गया। विद्रोह को हालांकि बहुत जल्दी दबा दिया गया और उसकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। एक और विद्रोह हुआ था 47वीं रेजिमेंट में, 47वीं रेजिमेंट में, ये भी बैरकपुर में ही हुआ था, बैरकपुर में ही हुआ था। बैरकपुर हुआ ये था कि बर्मा से युद्ध हो रहा था, बर्मा में कुछ सैनिकों को भेजना था। तो जो भारतीय हिंदू सैनिक थे, समुद्र पार करना मतलब ये मानते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि समुद्र पार कर लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। ये 1850 की घटना है, 1850 की घटना है ये, कि समुद्र पार उनको जाके युद्ध करना था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वहाँ भी छोटा सा विद्रोह हुआ, उस रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। उसके बाद देखिए जब लगने लगा कि सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक सैनिक भर्ती अधिनियम लेके आए। सैनिक भर्ती अधिनियम क्या लेके आए? सैनिक भर्ती अधिनियम। ये आया था 1854 में। इसके तहत जो है, जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होगा, ब्रिटिश सेना में भर्ती होगा, उससे एक एग्रीमेंट करवा लिया जाता था कि आपको सरकार जहाँ चाहे वहाँ भेज सकती है, आप इसके लिए मना नहीं कर सकते थे। तो जो भी सैनिक भर्ती होते थे उस एग्रीमेंट पे साइन करते थे। आज भी ऐसा होता है, आप कोई नौकरी करने जाए तो उस पर एक लंबा चौड़ा एग्रीमेंट होता है, तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपको भरना पड़ता है। तो ये सैनिक भर्ती अधिनियम 1854 में आया था। अब आते हैं अगले कारण पे। अगला कारण देखिए राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण में देखिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो डलहौजी की हड़प नीति थी और दूसरी वेलेजली की सहायक संधि थी। डलहौजी ने अपने हड़प नीति, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा राजा रजवाड़ों के साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। थोड़ा सा देख लेते हैं हड़प नीति क्या। हालांकि मैंने बताया है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हड़प नीति देखिए, इसमें क्या किए थे, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था कि जो राजा रजवाड़े थे उनकी 3 श्रेणियां बनाई थी। ठीक है, 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी वो थी, वो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रजवाड़े। थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, 2 पार्ट में इसको हम लोग कर देंगे। एक स्वतंत्र रजवाड़े थे, दूसरा वे रजवाड़े थे जो पहले या तो मुगल या पेशवा के अधीन थे, पेशवा के अधीन थे, किंतु बाद में अंग्रेजों के अधीन आ गए,
अंग्रेजों के अधीन आ गए। ठीक, ये हो गई दूसरी श्रेणी। अब तीसरी श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए। तीसरी श्रेणी ये थी कि जो रजवाड़े अंग्रेजों ने खुद बनाए थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रजवाड़े, बनाए गए रजवाड़े, रजवाड़े या रियासतें। ठीक, ये तीन तरह का डिवाइडेशन कर दिया गया। अब इसमें देखिए क्या होता था, ये जो स्वतंत्र रजवाड़े थे, ये हड़प नीति में देखिए, हड़प नीति में क्या थी ना कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। बेसिकली हड़प नीति का यही एक फंडा है। तो जो स्वतंत्र रजवाड़े थे हड़प नीति से मुक्त थे, इन पे ये लोग हाथ नहीं डालते थे। जो पहले मुगल और पेशवा के अधीन थे किंतु बाद में अंग्रेजों के अधीन आ गए, इनके ऊपर इनकी हड़प नीति काम करती थी। यहाँ के जो रजवाड़े थे, अगर उनकी कोई संतान नहीं थी, वो किसी को गोद लेना चाहते थे तो पहले अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ता था, डलहौजी से परमिशन लेना पड़ता था। अगर वो परमिशन दे देता था तब वो किसी को गोद ले सकते थे, नहीं देता था तो उनका राज्य विलय कर लिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए, जो अंग्रेजों पर ही निर्भर रजवाड़े थे या रियासतें थी, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई छूट नहीं थी। वो अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो जो है सीधे इनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका शिकार बहुत लोग हुए, जैसे झांसी हो गया, कानपुर हो गया, तमाम तरह के रजवाड़े इसका शिकार हुए। ठीक, तो ये हो गई डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आते हैं वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि में देखिए क्या था। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य हैदराबाद था, इसको भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। वेलेजली की सहायक संधि में क्या था, वेलेजली ने जो भी रजवाड़े थे उनसे सहायक संधि की और कहा कि आप राजकाज चलाने में सक्षम नहीं हैं, आपकी मदद के लिए हम आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर देंगे, वो आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा कैसे कैसे क्या करना है। मतलब इनडायरेक्ट रूप से राजकाज जो है अंग्रेज अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो एक अंग्रेज रेजिडेंट उनके दरबार में बैठा दिया जाता था और जो भी रजवाड़े थे उनसे वैदेशिक मामले छीन लिए जाते थे। जो भी वैदेशिक मामले होंगे, जो भी आपकी विदेश नीति होगी, वो आप नहीं तय करेंगे, वो हम करेंगे, हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट करेगा। उसमें क्या था, वैदेशिक मामले में आप दूसरे राज्यों से संधि नहीं कर सकते थे, सेना को किसी पे युद्ध के लिए नहीं भेज सकते थे, कोई भी मतलब दूसरे राज्य से जो भी क्रियाकलाप होंगे आप नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से ऐसे ही ये बंद गए। तो धीरे धीरे, और जो ये रेजिडेंट नियुक्त होता था कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट दे देता था कि उस पर आरोप लगा के उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इससे भी बहुत आक्रोश था, जो भी छोटे मोटे राजा रजवाड़े थे उनके अंदर बहुत आक्रोश था। तो ये हो गया राजनीतिक कारण। आते हैं अगले, आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण था। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा तो खैर बहुत लोगों ने, गोरी और गजनवी, तैमूर लंग, तमाम अहमद साहब अब्दाली लूट के ले गए। भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, इतना लूटने के बाद भी। ठीक, तो आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोषण किया, बहुत ज़्यादा शोषण किया। जो ब्रिटिश राज्य था उस समय, ब्रिटिश राज्य मतलब जहाँ जहाँ कंपनी का शासन था उसको ब्रिटिश राज्य कहा जाता था। वहाँ पे जो कर लिए जाते थे, जो किसानों से टैक्स लिए जाते थे, वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लिए जाते थे। और अगर यहीं पे कोई अगर सूखा पड़ जाए, सूखा या अकाल पड़ जाए, उसमें भी कोई राहत नहीं दी जाती थी। और टैक्स इतना ज़्यादा लिया जाता था कि किसान बेचारा अपना खेत गिरवी रख के टैक्स देता था। इससे क्या होता था, जो भूमि के मालिक किसान हुआ करते थे वो भूमिहीन किसान हो गए। दूसरा चीज़ जो घरेलू उद्योग था, भारत में कुटीर उद्योग बहुत चलता है, गांधी जी इसका बहुत सपोर्ट करते हैं कुटीर उद्योग का, ये धीरे धीरे खत्म हो गया। कुटीर उद्योग खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, वहाँ मशीनें आ गई थी, वहाँ कम लागत में कुटीर उद्योग से बेहतर चीज़ें बनाई जाती थी। तो यहाँ से कच्चा माल सस्ते में लेके जाते थे और वहाँ से मशीनों से बना के फिर ला के भारत के ही बाजार में महंगे दामों में बेचते थे। तो इससे क्या हुआ, घरेलू उत्पाद कुटीर उद्योग एकदम खत्म हो गया। अकाल नीति का एकदम अभाव था, अगर कहीं अकाल पड़ता था तो वहाँ टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी जाती थी। तो इससे किसानों और व्यापारियों में, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, उनके अंदर भी बहुत आक्रोश फैला। ठीक, अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि ये भारतीय समाज के लिए बहुत बढ़िया भी हुआ था, लेकिन ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक, ये 3 चीज़ें भारतीय समाज की कुरीति थी। आज भी हम मानते हैं ये कुरीति थी, इसको हटना चाहिए। लेकिन इनको हटाने से पहले जब इनको हटाया गया तो जो भारत का पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग, हिंदू का पुरोहित वर्ग और उलेमा वर्ग, मुस्लिम में उलेमा वर्ग, इन दोनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और इनको लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म में भी अब हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा तो वाकई में बहुत खराब प्रथा थी, इसको हट जाना चाहिए था। लेकिन पुरोहित और उलेमा वर्गों ने जो है धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना शुरू किया और धर्म के आधार पर भी दिमाग में ये बैठ रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म पे भी कुठाराघात कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह ये बहुत अच्छी चीज़ थी, बाल विवाह पर रोक, शिशु हत्या, ये तमाम तरह की जो भी कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म किया गया। और उसमें देखिए क्या हुआ कि जो उलेमा और पुरोहित वर्ग थे वो सोचने लगे कि ये हमारे धर्म को भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो ये धार्मिक कारण भी हो गया। ठीक, ये धार्मिक कारण और सामाजिक कारण दोनों हो गए। अब देखिए ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन, जैसा कि आप जानते होंगे 1813 का जो अधिनियम आया था, 1813 का अधिनियम जो आया था, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई थी। ईसाई मिशनरी भारत में आके अपना धर्म प्रचार कर सकते थे। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि भारत में आके धर्म प्रचार शुरू किया और कन्वर्जन शुरू कर दिया। जो भारतीय थे उनको ईसाई बनाना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से ईसाई बनाना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या होता था, देखिए एक कानून आया था लैक्स लोकी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लैक्स लोकी कानून, लैक्स लोकी कानून, लैक्स लोकी कानून। अगर पढ़ने में न आए तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। लैक्स लोकी कानून, इस कानून के अंतर्गत क्या होता था, अगर आप ईसाई धर्म में आते हैं तो आप अपनी जो पुश्तैनी संपत्ति है उससे कदापि वंचित नहीं हो सकते थे। ये कानून बना दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा ईसाई धर्म अपना लेता है तो वो पिता हिंदू है, वो कहता है कि नहीं मैं तुमको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे रहा हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से एक कानून बना दिया कि वो संपत्ति से बेदखल नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसका भी प्रभाव पड़ा और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक, तो ये सामाजिक और आर्थिक कारण हो गया। आते हैं अगर पूछते हैं तत्कालीन कारण, जैसा कि सब लोग जानते हैं, मंगल पांडे को सब लोग जानते हैं। तत्कालीन कारण में क्या था, 2 तरह की राइफलें थीं, एक पुरानी राइफल थी, एक नई राइफल थी। पुरानी राइफल जो थी वो उसका नाम था ब्राउन बैस राइफल। क्या था, ब्राउन बैस, ब्राउन बैस राइफल। इसके स्थान पे एक नई राइफल आ गई जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, या इन दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यू इनफील्ड राइफल को सैनिकों को दी गई। अब परेड में फायरिंग करनी होती है तो धीरे धीरे इस न्यू इनफील्ड राइफल में एक कमी ये थी कि जो इसे कारतूस होते थे उसको दांत से काट के तब बंदूक में भरना पड़ता था। तो धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। किसकी चर्बी लगी हुई है, गाय और सूअर की। मैंने पहले भी बताया है कि सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग भर्ती हुए थे। तो जब गाय की चर्बी लगी हुई थी तो हिंदू धर्म के जो सैनिक थे गाय को अपनी माता मानते हैं, इनका धार्मिक महत्व है, तो वो इससे भड़क गए। और जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम सैनिक थे, वो सूअर से परहेज करते हैं, तो वो इससे भड़क गए कि दोनों को मुंह से काटना पड़ेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो इससे क्या हुआ कि एक बात अफवाह के रूप में फैली। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तारीख को ध्यान रखिएगा। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में 3 रेजिमेंट थी, तीन जगह इन्फेंट्री थी। देखिए 23 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1857 की हम बात कर रहे हैं। 23 जनवरी 1857 को दमदम में ये बात फैली, दमदम में ये बात फैली कि ये न्यू इनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस यूज होते हैं। उसके बाद ये बात 23 जनवरी को फैलती है। 23 जनवरी के बाद आता है 26 फरवरी। ये बात फिर फैल जाती है कहाँ पे, बहरामपुर आ जाती है।
बहरामपुर। लेकिन अभी कोई खुलकर विद्रोह नहीं कर रहा है। जब ये बात पहुंचती है 29 मार्च को, कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में जब ये बात पहुंचती है तो वहाँ पे एक युवा सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे पतित पावन ब्राह्मण थे बेचारे। जब इनको बात पता चली कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हम दांत से, जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है, उसको दांत से काट के बंदूक में भरना पड़ता है, तो इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने का मतलब क्या हुआ? जब विद्रोह किया तो इनका कोई साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि भाई खराब तो सबको लगता है लेकिन आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता है, ठीक है। इन्होंने जब विद्रोह किया तो ये तत्कालीन विद्रोह था के बारे में जान लीजिए, बेसिक चीज़ें मंगल पांडे के बारे में। यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है उसके बाद मैं कहानी बता देता हूँ हुआ क्या था। मंगल पांडे ये मूलतः बलिया के निवासी थे। बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो बिहार से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वहाँ के ये निवासी थे। ठीक, बलिया के लोग वैसे भी क्रांतिकारी होते हैं, चाहे मंगल पांडे को ले लीजिए, चाहे चित्तू पांडे को ले लीजिए। एक कहा जाता है ना कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, उसी तरह का ये चीज़ें, ये बलिया के निवासी थे। एक ध्यान रखिएगा, ये जैसे जो बलिया इस समय जिला है वो उस समय जिला नहीं था। उस समय जो जिला था वो था गाजीपुर। तो किसी किसी किताबों में गाजीपुर भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो ये बलिया अलग जिला बना दिया गया, गाजीपुर अलग जिला बना दिया गया। तो ये गाजीपुर जो था ये बलिया का जिला था, बलिया इस गाजीपुर के अंतर्गत ही आता था। तो किसी किसी किताबों में बलिया मिलेगा, किसी किसी किताबों में गाजीपुर मिलेगा। ठीक, ये मंगल पांडे बलिया के निवासी थे। ठीक, ये 47वीं रेजिमेंट के जवान थे, 47वीं रेजिमेंट के जवान थे। ये प्रश्न पूछता है, 47वीं रेजिमेंट के जवान थे, ये भी प्रश्न पूछता है। ठीक, अब इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह में देखिए क्या होता है, वहाँ पे 2 इनके अंग्रेज अधिकारी थे। एक व्यक्ति था लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग, ठीक, और दूसरा अधिकारी था सार्जेंट ह्यूरसन, सार्जेंट ह्यूरसन। मंगल पांडे ने इन दोनों पर गोली चला दी। लेफ्टिनेंट बाग तो वहीं मारा गया, सार्जेंट ह्यूरसन घायल हो गया, ये बच गया। अब पूरी छावनी पे भारतीय सैनिकों का अधिकार हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ही उस विद्रोह को दबा दिया गया। और जो विद्रोह 29 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 8 मार्च को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई कब? 8 मार्च को। ये डेट याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च को, लेकिन 8 मार्च आते आते इनको फांसी दे दिया गया था। यहाँ से कुछ प्रश्न और आप लोग देख लीजिए जो फैक्ट के रूप में जाने जाते हैं। एक था कैप्टन गार्डन, एक व्यक्ति था कैप्टन गार्डन। यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, क्योंकि ये कुछ मिटा देता हूँ तब मैं लिखता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति था, स्टार बना के इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। स्टार बना के नोट करिएगा, कैप्टन गार्डन। क्या? कैप्टन गार्डन, कैप्टन गार्डन। ठीक, ये कौन था? ये मंगल पांडे का मित्र था। ठीक है, ये मंगल पांडे का मित्र था जो मंगल पांडे की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोस्ती निभाई इन्होंने। और जब मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया जा रहा था तो एक भारतीय थे जो मंगल पांडे का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, कोर्ट मार्शल के समय। उनका नाम था जवाहर तिवारी। ये भी नाम याद रखिएगा, जवाहर तिवारी नामक व्यक्ति जो थे मंगल पांडे का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, लेकिन फिर भी वो सब नहीं माने और अंततः 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। अब देखिए, ये विद्रोह तो दबा दिया गया। 47वीं नहीं, गलती हो गया, वो 34वीं रेजिमेंट थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसको, वो 34वीं रेजिमेंट थी। ठीक है, तो 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन ये बात धीरे धीरे फैल गई, और ये बात फैल के कहाँ चली गई? मेरठ में चली गई। ठीक है, अब देखिए समय का क्रमबद्ध अनुक्रम, ये बात मेरठ में पहुँच गई। 9 तारीख को, 9 मई को आ जाता है धीरे धीरे, कितना? 9 मई को मेरठ में विद्रोह हो जाता है। कहाँ पे? मेरठ में विद्रोह हो जाता है। ठीक,
मेरठ में विद्रोह इसलिए हो जाता है कि 90 सैनिकों की एक रेजिमेंट थी, उसमें से 85 सैनिकों को अपने अधिकारी का आदेश न मानने के कारण उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो वहाँ पे भारतीय सैनिकों में विद्रोह हो जाता है और 9 मई को ये सज़ा सुनाई जाती है और 10 मई को विद्रोह होता है और 10 मई को ही मेरठ छावनी पर अधिकार हो जाता है। ये विद्रोह इतना ज़बरदस्त था, क्या बताया जाए। वहाँ पे करीब 2500 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस विद्रोह को रोकें। और ये जो विद्रोही सैनिक थे 10 मई को मेरठ छावनी पर अधिकार कर लिए। उसके बाद 11 मई को ये लोग पहुँच गए दिल्ली। कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। ठीक, अब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के लाल किले पर इन्होंने दस्तक दी। तो दिल्ली में कौन बैठते थे? तो मुगल बादशाह बैठते थे। मुगल बादशाह उस समय कौन थे? मैंने पहले बताया है, बहादुर शाह जफर। एक चीज ध्यान रखिएगा, यह विद्रोह नेतृत्व विहीन था, इसका कोई नेता नहीं था, केवल सैनिक ही थे। जब ये दिल्ली पर अधिकार कर लिए विद्रोही सैनिक, तो ये सोचे कि अब क्या किया जाए। आखिर अंग्रेजों को तो भगा दिया गया लाल किले से, अब शासन कौन चलाएगा, राजकाज कैसे चलेगा। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और उनको कहा कि आप यहाँ भारत के बादशाह बनिए और सारा राजकाज चलाइए। बहादुर शाह का हालांकि बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि 80 वर्ष के हो चुके थे और ये अपने अंतिम दिनों में थे। तो चले गए। अब देखिए दिल्ली में यहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली में नेतृत्व करता बहादुर शाह लिखा हुआ है। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और बख्त खां को अपना सेनापति चुना। अब बहादुर शाह जफर बेचारे 80 साल के थे, वो कर ही क्या सकते थे अंग्रेजों के सामने। विद्रोही सैनिकों को मार दिया गया और दिल्ली में इतना कत्लेआम मचाया गया कि क्या बताया जाए। अंग्रेजों ने बहुत बुरे तरीके से दिल्ली में कत्लेआम मचाया। एक कवि हैं उर्दू के, मिर्ज़ा गालिब, नाम सुने होंगे, आगरा के हैं मिर्ज़ा गालिब। जब 1857 का विद्रोह दिल्ली में चल रहा था तो मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे और दिल्ली में इस तरह का कत्लेआम फैला कि ये अपने 1857 के बाद मात्र 12 साल ही जीवित रहे और उन 12 सालों में मात्र 11 शेर ही लिखे हैं, 11 शायरी ही लिखे हैं। इतने ये हताहत हुए थे उस दृश्य को देख के, दिल्ली में जो कत्लेआम मचा था। अब देखिए बहादुर शाह जफर बेचारे 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति, मुगल बादशाह, इनके साथ अंग्रेजों ने बड़ी नाइंसाफ़ी की। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था मिर्ज़ा अबू बकर और एक का नाम था मिर्ज़ा सुल्तान। ठीक है, इन दोनों को लाल किले के दरवाजे पर इनके आँख के सामने गोली मार दी गई। अब देखिए एक पिता के सामने उसके बेटे को गोली मारी जा रही है और मुगल बादशाह थे, इनके साथ गजब की नाइंसाफ़ी की। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जहाँ पर मुकदमा चल रहा था वहाँ पे इनको मात्र एक खटिया नहीं होता है, खाट, उसको दी गई थी बैठने के लिए कि आप यहीं बैठिए, आप एक्यूज्ड हैं, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ठीक है, इस तरह से इनके साथ बिहेव किया गया। और जहाँ पे ये बैठे हुए थे, जो कोठरी इनको दिया गया था, जहाँ पे इनका मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे अंग्रेज पर्यटक जो आते थे उनको नुमाइश के लिए इनको दिखाया जाता था कि हाँ देखिए यही मुगल बादशाह है। अब बताइए कितनी घोर बेइज्जती इनकी सब कर रहे थे। ये वही अंग्रेज थे जो औरंगजेब के दरबार में लोट के माफ़ी मांग रहे थे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हमको व्यापार करने दीजिए, हमारा परमिट रद्द ना कीजिए। और उस मुग़ल बादशाह के, उस औरंगजेब के वंशज को ये लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे। तो ये कितने ख़राब लोग थे। हालांकि इनके ऊपर वो मुकदमा चला और इनको निर्वासित कर दिया गया। कहाँ पे? रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून कहाँ पे है? बर्मा में। और बर्मा के राजा को, अब देखिए क्या कर रहे हैं अंग्रेज उस समय की बहुत बड़ी शक्ति, पूरे आधे विश्व पे वो कब्जा कर चुके थे। बर्मा में निर्वासित कर दिया गया और बर्मा के जो शासक थे उनको भेज दिया गया महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निर्वासित कर दिया गया है। अब देखिए भारत के बादशाह को बर्मा निर्वासित कर रहे हैं और बर्मा के जो शासक हैं उनको भारत में रत्नागिरी में निर्वासित कर रहे हैं। अब देखिए क्या उन लोगों की योजना थी, क्या थी, मतलब आधे विश्व पे वो लोग कब्जा कर चुके थे। इनके साथ इनकी पत्नी भी गई थी रंगून, उनका नाम था जीनत महल। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया यहाँ से। जीनत महल और बहादुर शाह निर्वासित कर दिया गया। आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए
अगला पॉइंट क्या है, दिल्ली में जो है जो विद्रोहों का दमन करने का श्रेय जाता है हडसन और निकोलसन दोनों को जाता है। हालांकि निकोलसन की मृत्यु हो जाती है, इनको गोली लग जाती है, विद्रोही इनको मार देते हैं, लेकिन हडसन ही वो व्यक्ति था जो बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों को इनके सामने गोली से उड़ा देता है। कटाक्ष कर, एक अंग्रेज अधिकारी होता है, कटाक्ष करके कहता है कि दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, म्यान हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। इनके ऊपर कटाक्ष करता है शेर के रूप में। ये बेचारे इतने दीनहीन हो गए थे कि अपने अंतिम दिनों में ये कहे कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली के यार में। तो इस तरह से इनका अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है इसका विस्तार। तो विस्तार को हम लोग देखेंगे इसके 1857 के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।